हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। एट्थ क्लास हम अपना जियो का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सॉयल रिसोर्सेज और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हमें रीड आउट करना था। हमने लैंड रिसोर्सेज, सॉयल रिसोर्सेज रीड आउट कर लिए हैं, वाटर रिसोर्सेज भी हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पहले तो ये बताओ कि क्यों ज़रूरी है। हमने ये सारा यहाँ पर इसीलिए पढ़ा था ना, ताकि हमें पता चले कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसको हमें कंजर्व करना ही होगा, करना चाहिए भी, क्योंकि हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है एक तरह से। वाटर के बिना हम नहीं रह सकते हैं। Access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today. साफ और पर्याप्त पानी के संसाधन एक मुख्य समस्या है जिसे आज दुनिया जिसका सामना कर रही है। Steps have to be taken to conserve this dwindling resource, even though water is a renewable resource. तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि ये जो समस्या है, पानी जो कम होता जा रहा है या जो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है पानी, आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पानी को कंजर्व करने की। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कम इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप की जाती हैं वो इंश्योर करनी होगी कि उनका जो केमिकल वेस्ट है वो पानी में ना जा सके। नदियों में, समुद्रों में जो बहा देते हैं उसको कम किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारा नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पानी के द्वारा ह्यूमन की बॉडी में पहुंच जाते हैं और ह्यूमन बॉडी में पहुंचने के बाद इंसान बीमारियों का घर बन जाता है। फिर आगे कहते हैं कि वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। वाटर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। हम पानी को उसको फिल्टर करके, मीन्स जैसे घरों में जैसे पानी आता है तो घरों में वो पानी आने से पहले, मेनली शहरों में होती है ये प्रॉब्लम, शहरों में जब घरों में पानी जाने से पहले अगर उसको फिल्टर कर दिया जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो यहाँ पे ये क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, अगर जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं, उन सब को वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, तो वो क्या करेंगे, जो पानी जो सरफेस पर बहता है, सतह पर बहता जाता है, वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर रिसता हुआ चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो भी, उससे भी हम पानी को बचा सकते हैं। जो बारिश का पानी होता है उसको बचा सकते हैं। कैनल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लिंक टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। जो नहरें जो सिंचाई, खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं, उनको भी अच्छे से पक्का कर देना चाहिए ताकि जो पानी है उसका रिसाव कम हो। स्प्रिंकलर्स जो सिंचाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि जो सिंचाई है वो एक बार में, ये देखो इस तरह से जो फुहारे टाइप की जो सिंचाई होती है, इससे भी पानी कम वेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम पानी को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, रेन वाटर को रोकने की। मतलब हमारी छत, जैसे बारिश आ रही है तो छत पर इस तरह की प्रोसेस की जाती है, जैसे छत से जिस पाइप से वो पानी आता है, उस पाइप के पानी को हम एक टैंक में स्टोर कर सकें, या कहीं खाली ज़मीन पर एक टैंक, हम गड्ढा बना के एक बड़ा सा टैंक बना दें ताकि जो बारिश का पानी है वो उसमें चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो सूखे क्षेत्र हैं, जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये सारी प्रोसेसेस की जाती हैं। ठीक है, फिर आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति में क्या आते हैं, हर तरह के प्लांट्स, पेड़ पौधे, ये तो नेचुरल वेजिटेशन में आता है। वाइल्ड लाइफ में हमारे जंगली जीवन, ये सब होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। क्या कहा है इन्होंने कि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो सिर्फ किनके कांटेक्ट में होते हैं, लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर मतलब जल मंडल, और एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। अब लिथोस्फेयर क्या होता है, ज़मीन, जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं, खड़े हैं। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, जल, पानी सारा। और एटमॉस्फेयर होता है एयर, हमारी जो एयर होती है, गैसेस जिसमें हमारी होती हैं,
इन तीनों को का लिंक, ये तीनों जब जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल। देखो स्टूडेंट्स, हम सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर रहकर काम नहीं चला सकते, हमें वाटर की भी ज़रूरत है, एयर की भी ज़रूरत है। हम सिर्फ और सिर्फ पानी से काम नहीं चला सकते, हमें ज़मीन की भी ज़रूरत है, एयर की भी ज़रूरत है। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ हवा में नहीं रह सकते, ज़मीन पर भी आना पड़ेगा और पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों को मिला के बनता है जीवमंडल, जिसमें हम लाइफ को जीते हैं। और ये लाइफ जीने की जो लाइफ जिसमें एग्जिस्ट करती है, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सारे एनिमल्स का वो घर है, बहुत सारे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी मिट्टी को रोक के रखते हैं। इनकी जड़ों से मिट्टी को रोका जा सकता है ज़्यादा वो बहने से या डिग्रेड होने से, और हमारी फसलों को उगाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी हेल्प करते हैं प्लांट्स हमारी। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ, जिसमें पशु पक्षी, इंसेक्ट जो कीट पतंगे होते हैं, या फिर जलीय जीवन जो जल में जो रहने वाले पशु हैं, ये सब भी हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इनसे हमें दूध मिलता है, मीट मांस मिलता है, ऊन मिलती है। इंसेक्ट्स हैं जैसे मधुमक्खी है, उससे हमें शहद मिलता है। तो इस तरह से हम हर चीज़, हर एक छोटे से छोटा जीव और हर एक छोटे से छोटा पौधा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनको वैल्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। ओके, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। भाई किस तरह से इसका वितरण है प्राकृतिक वनस्पति का, कैसे कैसे फैला हुआ है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वनस्पति का उगना किस पर निर्भर करता है? तापमान और नमी पर। कि किसी जगह का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की वनस्पति कैसी होगी। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट। मतलब वेजिटेशन को, दुनिया की वेजिटेशन को किस तरह से विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है? फॉरेस्ट जंगलों में, ग्रासलैंड घास स्थलों में, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में इन्होंने यहाँ डिटेल में दिया है। In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. स्टूडेंट, जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, वहाँ पर पेड़ बहुत घने, जंगल बहुत घने, घास वगैरह, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन जहाँ पर पानी की कमी होती है, नमी की कमी होती है, वहाँ पर पेड़ पौधों के साइज़ भी छोटे होते हैं और वो वहाँ पर ज़्यादा घने भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आगे इन्होंने कहा शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर मॉडरेट, जहाँ पर बस ठीक जो बारिश होती है, ना ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम, वहाँ पर घास वगैरह या छोटे जो पेड़ हैं ये सब उगते हैं, उनको घास स्थल बोला जाता है। मीन्स ज़्यादा बस घास वगैरह ही ज़्यादा होती है उन एरियाज़ में। ओके, थॉर्नी श्रब्स क्या होते हैं? कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, ये सब कहाँ होते हैं? कांटे वगैरह ड्राई एरिया, सूखे क्षेत्रों में जहाँ बारिश कम होती है। इन सच एरियाज, इन जो सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पेड़ जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई तक गई होती हैं, उनके जो पत्तियां हैं उन पर कांटे होते हैं, जिसकी वजह से वो रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपायरेशन, जिससे नमी जो है वो नमी को पकड़ के रखते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है? ठंडे क्षेत्रों को टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable रिसोर्स। आजकल के समय में क्या होता है, पिछले 2 दशकों से क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में, कि जंगलों को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जा रहा है, जंगलों को जल्दी जल्दी काटा जा रहा है ताकि वहाँ पर फसलें उगा सकें, इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकें, सेटलमेंट कर सकें, घर बसा सकें। इस तरह से लोग उन जंगलों को साफ़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंजर्व करने की इन कीमती रिसोर्सेज को। तो कंजर्व कैसे कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को? जंगल जो है वो हमारा धन है एक तरह से। प्लांट्स जो होते हैं वो पशुओं को
आश्रय प्रदान करते हैं और साथ में हमारे इकोसिस्टम मतलब हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। जलवायु में जो बदलाव होते हैं या फिर मानव की गतिविधियों के कारण बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं पौधों और पशुओं के लिए। बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो एंडेंजर्ड हो चुकी हैं। एंडेंजर्ड होती हैं मीन्स जो खतरे में हो चुकी हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो ख़त्म ही हो चुकी हैं। बहुत सारी प्रजातियां जैसे डायनासोर्स वगैरह अब नहीं दिखाई देते। ये सब किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। क्लाइमेट चेंज कैसे? मानवीय ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, इन सब की वजह से। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटाव, सॉइल एरोजन, मृदा अपरदन, कंस्ट्रक्शन, निर्माण की जो गतिविधियां हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगने की वजह से, सुनामी की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, ये सब कुछ मानवीय और नेचुरल जो कुछ कारक हैं जिसकी वजह से कुछ प्रजातियां ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज अब नहीं बचे हैं। तो इन सब को बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे ही पशुओं की प्रजातियां भाई किसी की खाल बेच के पैसे कमाते हैं, किसी के नाखून बेच के, किसी के दांत बेच के, किसी के सींग बेच के और किसी के पंख बेच के, क्योंकि इनसे बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं। कहीं बैग, कहीं शूज़, कहीं कुछ मानव के लिए ही बनाया जाता है। तो ये सब बनाने के लिए क्या किया जाता है? इन सारे जो एनिमल्स हैं इनको मार दिया जाता है, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसॉर्स, इन सब जानवरों को मार दिया जाता है और उनकी स्किन से ये सारे आइटम्स बनाए जाते हैं। तो इनको कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसीज इज नॉट डिस्टर्ब। पर्यावरण में सिर्फ तभी संतुलन बना रह सकता है स्टूडेंट, जब ये जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है इनको ज़्यादा ना छेड़ा जाए, इनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। दुनिया के बहुत सारे भागों में मानवीय गतिविधियों के कारण जो प्राकृतिक जो इन नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ हैं या बहुत सारी प्रजातियां, इनको छेड़ा जा चुका और इसका कारण क्या होता है? बहुत सारे पशुओं को मार दिया जाता है, पक्षियों को मार दिया जाता है, बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है अपने फ़ायदे के लिए। तो इन सबको रोकने के लिए जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वन महोत्सव मनाए जाते हैं, स्कूलों में भी बच्चों को इनकरेज किया जाता है, स्कूल के बच्चों को जू ले जाया जाता है, नेचर कैंप्स लगाए जाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो आगे जाकर इनको कंजर्व करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। बहुत सारे देशों ने तो कानून भी पास कर दिए हैं ताकि पक्षियों और पशुओं को ना मारा जाए। भारत में लॉयन, शेर, चीता, हिरण, इन सब को मारने पर, या मोर हैं जो, इन सब को मारना कानूनी अपराध और इसके लिए सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES ये भी विकसित किया जा चुका है, जिसमें बहुत सारी पशुओं और पक्षियों की प्रजातियों की लिस्ट बनाई गई है जिनका व्यापार करना और जिनको मारना अवैध घोषित किया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। और CITES क्या है ये आप यहाँ पर रीड आउट कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही स्टूडेंट आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आप इस लेसन को बहुत अच्छे से रीड आउट करना। कुछ क्वेश्चंस मैंने इससे पहले भी आपको बताए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं कल आपको राइट करवा दूंगी। तब तक इस लेसन को रीड करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक बाय।